हाय फ्रेंड्स, ओके शिवम पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि इस समय परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक हैं और सारी परीक्षाएं की डेट लगभग घोषित हो चुकी हैं। लगभग बहुत कम ही टाइम बचा है, 1 महीने से भी कम का टाइम है आपके सीटेट, एनपीटेट, टेट। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी तक सीडीपी सेक्शन के जितने भी बाल विकास के कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस थे उन सभी को एक वीडियो सीरीज में किया, साथ में उसका महामैराथन भी किया। तो हम लोगों को एक पेडागोजी सेक्शन के किसी अन्य पार्ट जैसे कि मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंट, इन जैसे पार्टों को करना है। तो इसीलिए हमने ये वीडियो सीरीज शुरू किया है। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस इस वीडियो सीरीज में करेंगे और 10 क्वेश्चंस करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे। साथ ही एक आप लोगों को एक क्वेश्चन देंगे जिसको आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा, और जितने भी इसके आंसर सही होंगे आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर इस चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखो, संख्याओं के पाठ को शुरू करने से पूर्व शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर संकल्पना मानचित्र खींचता है। इसमें शिक्षक डॉट डॉट का प्रयास कर रहा है। तो संख्याओं के पाठ को शुरू करने से पूर्व शिक्षक जो है ब्लैक बोर्ड पर संकल्पना मानचित्र खींचता है, मतलब एक तरह से इमेज खींचता है किसी संकल्पनाओं का। तो इसमें शिक्षक किसका प्रयास कर रहा है? पहला देखो, पाठ में शिक्षार्थियों की रुचि उत्पन्न करने को, पाठ में संकलित सभी संकल्पनाओं का विहंगावलोकन। ये थोड़ा लैंग्वेज कठिन है, इसको मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। इसका क्या होगा, इसको आप लोग ओवरव्यू कह सकते हो। गिव ओवरव्यू ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट टू बी कवर्ड इन द यूनिट। ठीक है। क्वेश्चन सी नंबर देखो, शिक्षार्थियों को कक्षा में सतर्क और एकाग्र रहने के लिए सचेत करना, अन्यथा वह विषय के सभी भागों को समझ नहीं पाएंगे। शिक्षार्थियों को संकेत देना कि आकृति में दिखाई गई छोटी इकाइयों में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बताना है संकल्पना मानचित्र जो होता है, तो उसमें शिक्षक क्या बताने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा पहले नंबर का, पाठ में संकलित सभी संकल्पनाओं का ओवरव्यू करने का कोशिश कर रहा है, जिसके माध्यम से एक टीचर स्टूडेंट्स में संकल्पना का निर्माण हो पाए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, ये क्वेश्चन सीरीज बहुत ही आसान होने वाली है और आपके पेपर में क्विक रिवीजन में भी सहायता करेगी। साथ में अगर ये जैसे ही सीरीज समाप्त होती है हम लोग मैराथन सीरीज करेंगे, जिससे कि आपके पेपर्स के जस्ट पहले उसको क्विक रिवीजन कर सकें और अपने ज्ञान में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स ला सकें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, सूत्र का प्रयोग किए बिना फार्मूले का प्रयोग किए अध्यापक जो है निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। और एक टीचर जो है स्टूडेंट को बिना इसका फार्मूला का उपयोग किए दो आयतों के क्षेत्रफल यानी एरिया को वो दर्शाता है कि उसके समान है। तो किस माध्यम से, किस शिक्षण सहायता के उपयोग से, शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग से वो बता सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, पैमाना, ग्राफ पेपर, धागा, टाइल। तो क्या इन चारों के उपयोग से केवल 2, केवल 3 या केवल 1 इनके माध्यम से उपयोग करके बता सकता है बिना सूत्र के उपयोग किए? तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो आंसर हो जाएगा बी एंड डी, यानी ग्राफ पेपर का उपयोग करके और टाइल का। टाइल बेसिकली जो होता है उसमें उसका एक निश्चित डायमेंशन होता है, चाहे या तो वर्गाकार होगा या तो आयताकार होगा। जबकि ग्राफ पेपर में भी एक डेफिनेशन दिया, क्लियर डेफिनेशन दिया रहता है, जैसे कि उसमें लाइंस होती हैं और उसके एक निश्चित पैमाने में आधारित होता है। उस माध्यम से उसका एरिया का बेसिकली कॉन्सेप्ट आसानी से समझा सकता है बिना फार्मूले का यूज किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर होगा, बी और डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, एक आयत दिया हुआ है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, एक जो कि आपका आयत है और समांतर चतुर्भुज है, दोनों के एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है समान है। परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। परंतु यहाँ पे जो कक्षा 4 के जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उन्होंने बताया कि समांतर चतुर्भुज और दिए गए आयत का जो क्षेत्रफल है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आयत से अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है? यहाँ पे शिक्षक जो है कैसे बता सकता है कि जो दोनों के एरिया है वो
कम अधिक नहीं बल्कि समान है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? पैमाने के प्रयोग के माध्यम से, जीरो के प्रयोग से, या फिर ग्राफ पेपर यानी आलेख के प्रयोग से, या फिर कागज मोड़ने के प्रयोग से। किसके माध्यम से टीचर्स आसानी से बता सकता है कि दोनों के एरिया जो है समान है, ना कि डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यूजिंग है ग्राफ पेपर, यानी ग्राफ पेपर के प्रयोग से वो बता सकता है कि दोनों का जो एरिया है वो बिल्कुल इक्वल है, ना कि डिफरेंस है, जो कि स्टूडेंट्स में, कक्षा 4 के स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होता है वो है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक कक्षा में पहली बार क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की गई। किसी क्लास में फर्स्ट बार यानी पहली बार एरिया की, क्षेत्र की अवधारणा यानी एरिया की अवधारणा प्रस्तुत की गई। निम्नलिखित में से कौन सी विधि इस विषय को समझने के लिए छात्र के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इस विषय को समझने के लिए छात्र के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो, पहला, कक्षा के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करने के माध्यम से इसको सबसे उपयुक्त बताया जा सकता है। या फिर सूत्रों की मदद से क्षेत्रफल का पता लगाना, या फिर ग्रिड पेपर के साथ क्षेत्रफल की मूलभूत अवधारणा को पता करना, या फिर मॉडल बनाना एंड उनके क्षेत्र का पता लगाना। यहाँ पे सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ग्रिड पेपर के साथ क्षेत्रफल की मूलभूत अवधारणा को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, वो सबसे उपयुक्त आंसर प्रोवाइड करेगा एरिया के बेस पे, ठीक है, क्षेत्रफल के बेस पे, क्षेत्र के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बोर्ड लेखन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? आपको बताना है यहाँ पे बोर्ड लेखन, यानी जो आपके स्कूल्स में बोर्ड होते हैं तो उनके लेखन में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य उसका क्या होता है? उसमें जो लिखाया जाता है, टीचर्स जो पढ़ाते हैं उसके माध्यम से, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आपको बताना है क्या होता है। ऑप्शन 4 नीचे दिए गए हैं। जैसे कि पहला देखो, इन दिनों उपलब्ध विभिन्न प्रकार के बोर्ड जैसे कि चाक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ड्राई डेरेज बोर्ड, इनका उपयोग करना उद्देश्य होता है। या फिर विभिन्न चार्ट जैसे कि टेबल, आरेख, गणितीय अंकन और प्रतीकों को दर्शाने का उद्देश्य होता है। या फिर समस्याओं के समाधान के रूप में छात्रों से प्राप्त सभी गणितीय और तार्किक सोच को व्यवस्थित करना और बनाना, ये उद्देश्य होता है। या फिर नोट लेने के कौशल को बढ़ावा देना, नोट राइटिंग लिखवाना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो यहाँ पे सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी, समस्याओं के समाधान के रूप में छात्रों से प्राप्त सभी गणितीय और तार्किक सोच को व्यवस्थित करना और बनाना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 का आंसर सी हो जाएगा। तो बोर्ड का सबसे उपयुक्त आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, शिक्षण सहायता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा शब्द है? आपको बताना है शिक्षण सहायता, टीचिंग एड्स, ठीक है, टीचिंग हेल्प या एड्स ऐसे बोल सकते हो। ये कौन सा सत्य है? यहाँ पे दिए गए 4 ऑप्शन है, बताओ। तो पहला देखो, शिक्षण सहायता कठिन अवधारणाओं और अमूर्त विचारों यानी एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स को समझने में उपयोगी है। या फिर शिक्षण सहायता उन छात्रों को मनोरंजन प्रदान करती है जो इस विषय में रुचि रखते हैं। या फिर शिक्षण सहायता छात्र को सीखने के लिए प्रेरित करने में उपयोगी है। या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी ये चारों, तीनों। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, शिक्षण सहायता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो ये तीनों सत्य होंगे। शिक्षण सहायता के रूप में कठिन अवधारणाओं और अमूर्त विचारों को समझने में भी सहायता मिलेगी। शिक्षण सहायता के माध्यम से छात्रों को मनोरंजन भी प्रदान होगा, और शिक्षण सहायता के माध्यम से छात्र सीखने के लिए भी प्रेरित होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी हो जाएगा। डी सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, दृश्य श्रव्य सहायता के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे दृश्य और श्रव्य, दृश्य के रूप में जैसे कि टीवी, श्रव्य के रूप में रेडियो, तो इन दोनों के सहायता के प्रयोग के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों को यहाँ पे एक संगठित रूप में दिया है, उसको आपको बताना है कौन सा दोनों सही है। यहाँ पे ऑप्शन देखो, यह अनुभूति बढ़ाने में मदद करेगा, या फिर यह शिक्षक को निष्क्रिय बनाता है, इसमें सुनने और देखने की अनुभूति का प्रयोग शामिल होता है, या फिर यह कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। यहाँ पे बताइए उपरोक्त में से कौन से सत्य हैं? तो दृश्य शब्द सहायता के बारे में बताना है। तो दृश्य शब्द का सबसे उपयुक्त आंसर क्या होगा इसमें?
इसमें हो जाएगा। यह अनुभूति बढ़ाने में मदद करता है। जो दृश्य होता है, यह अनुभूति दृश्य और रेडियो के माध्यम से अनुभूति यानी फीलिंग के माध्यम से सीखते हैं। साथ ही इसमें सुनने और देखने की अनुभूति का भी प्रयोग होता है। ठीक है, दृश्य श्रवण में देखने और सुनने की अनुभूति का प्रयोग करता है। ये दोनों सबसे उपयुक्त आंसर लग रहे हैं, यही होंगे। तो ऐसा कौन ऑप्शन दिया है? पहला ही नंबर दिया है, फर्स्ट एंड थर्ड। 7 का आंसर फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। निम्नलिखित निर्देश एक दिया है। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेंसो क्या है? आपको बेंसो के बारे में बताना है। तो बेंसो के बारे में आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ थोड़ी सी इसकी। जैसे कि बेंसो का उपयोग जो है, जापान में बेंसो का उपयोग बड़े आकार के चाक बोर्ड पर छात्रों द्वारा एकत्रित और सामूहिक रूप से उत्पादित गणितीय सोच को व्यवस्थित और रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ये बेंसो का यूज है इन जापान। तो यहीं पे उसी के स्टेटमेंट के आधार पे आपको बताना था यहाँ पे इसका क्या उपयोग होता है, पुस्तक अध्ययन में, निबंध लेखन में, या फिर बोर्ड पर लेखन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो जापान के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़े आकार के चाक बोर्ड जो होता है, चाक से लिखने वाले बोर्ड, और छात्रों द्वारा एकत्रित और सामूहिक रूप से उत्पादित गणितीय सोच को व्यवस्थित या लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। यानी यहाँ पे बोर्ड पे लिखना, ये आंसर हो जाएगा बेंसो का। क्वेश्चन नंबर 8 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। गणितीय खेल और पहेलियाँ किसमें मदद करती हैं? जो मैथमेटिकल्स प्ले एंड पजल्स होते हैं वो किसमें आपकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं? तो गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, या फिर समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ABCD, AB, AD या फिर ABC। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा जो कि गणितीय खेल और पहेलियों में मदद करेगा? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का A नंबर होगा। ABC और D, यानी यहाँ पे चारों सही होंगे। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। पेडागॉजी सेक्शन में 15 नंबर के क्वेश्चन आपको आएंगे। मैथमेटिक्स पेडागॉजी का ये पहला टॉपिक है, जिसमें टीचिंग मटेरियल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लगभग 10 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। गणित के शिक्षक के लिए शिक्षण सहायक उपकरण के बारे में क्या गलत है? आपको बताना है यहाँ पे। गणित के शिक्षक के लिए, एक मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं जो जिनके लिए शिक्षण सहायक उपकरण यानी टीचिंग एड्स उपकरण जो है के बारे में क्या गलत है, आपको गलत के रूप में बताना है। गलत क्या है? 3 सही है, 1 गलत है। तो ऑप्शन दिया गया है, गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट और सरल बनाना, क्या यह गलत है? या फिर पाठों को रुचिकर और प्रभावी बनाना, शिक्षण को सार्थक बनाना, छात्रों के अवलोकन की शक्ति को कम करना। तो जो शिक्षण सहायक उपकरण के बारे में गलत होगा वो क्वेश्चन नंबर 10 का ये हो जाएगा। छात्रों के अवलोकन की शक्ति को कम करना, यहाँ पे कम करना जो है किसी भी हालत में सही नहीं होगा। यानी गणित के शिक्षक के लिए शिक्षण सहायक उपकरण के बारे में क्या गलत होगा? छात्रों के अवलोकन की शक्ति को कम करना, ये गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी नंबर होगा। ये वीडियो सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ क्या लिखा। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य क्या होता है? तो आपको बताना है, अपर प्राइमरी लेवल पे जो गणित सिखाया जाता है तो उसका क्या उद्देश्य होता है, क्या तात्पर्य होता है? गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं के तर्कसंगत रूप से हल करना, क्या यह तात्पर्य होता है? या फिर बहुत सारे नए सूत्रों जैसे और परिकलन क्रियाओं को सीखने के रूप में होता है, या फिर विभिन्न प्रकार की गणितीय संख्याओं के हल और विधियों को स्मरण करना होता है, फिर केवल समस्याओं को हल करने की तकनीकों को सीखने के रूप में होता है। तो ठीक है, ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने 10 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग इसका डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, इसके आंसर सहित में। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम लोग जल्दी लेके हाजिर होंगे। ठीक है।